नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। स्व एवं समाज के लिए योग हमारे व्यक्तित्व को, हमारे समाज को, हमारे सभी प्रकार के आयामों को किस प्रकार बदल रहा है, किस प्रकार उसमें सकारात्मकता भर रहा है, आज हम ऐसे ही तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारी ठीक दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं आप प्रियंका विश्वकर्मा जी। प्रियंका जी झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप योग की इंस्ट्रक्टर हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं दाहिनी तरफ अनुराग कुमार जी। नमस्कार। अनुराग जी योग विशेषज्ञ हैं और भारतीय यानी अखिल भारतीय योग संघ के सदस्य हैं। झारखंड में आप कई जगह पर काम देखते हैं। आप दोनों ही विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। प्रियंका जी, जब योग की बात करते हैं तो मानसिक परिवर्तन की बात होती है, स्व के परिवर्तन की बात होती है और समाज के परिवर्तन की बात होती है। तो आज जो योग पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आज जो पूरी दुनिया योग के पीछे लगी हुई है, वह स्व और समाज को कैसे बदल रहा है? नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और आज योग के 10वें वर्षगांठ पर सबको बधाई देती हूं। जैसे कि अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो योग सबसे बढ़िया अवसर प्रदान कर सकता है, हमें साथ दे सकता है हमारा, क्योंकि योग को हम एक रिले सेंटर बोल सकते हैं जो हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ सकता है। तो शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम ही हमारा मन करता है जी। और हमारी प्रत्येक गतिविधियों को कैसे वो करे या क्या विचार हमारे मन में आए, हमारे सारे अंतर्द्वंद, हर कुछ अगर हम प्रेजेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हर कुछ हमारे मन के थ्रू ही होता है। और योग बेसिकली अगर हम कहा भी जाता है कि योगा जब भी हम करते हैं तो वो हम करते भले ही अपने शरीर रूप से है, पर फिर भी उसका संपूर्ण इफेक्ट हमारे मन पे पड़ता है, मन पर पड़ता है, हमारी आत्मा पर पड़ता है, संपूर्ण प्रकार के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अनुराग जी, स्व मतलब व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत व्यक्तित्व और समाज, ये दोनों को किस प्रकार चेंज कर रहा है, दोनों में सकारात्मकता कैसे भर रहा है योग? सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार जी। स्व, जहाँ तक बात है खुद के लिए योग, अगर हम खुद को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे, खुद को योगी नहीं बनाएंगे, तो हम समाज को विकसित कैसे कर सकेंगे? जी। अगर हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएंगे तो हम समाज को भी स्थिर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम योग को करें और योग में जितने भी आयाम हैं, वहाँ हमारे महर्षि पतंजलि ने अत योगा अनुशासनम का सूत्र दिया है। जहाँ अनुशासन है वहीं योग है। अनुशासन जहाँ है वहाँ योग है जी। तो ये अनुशासन क्या है? और ये 10 साल का जो कार्यक्रम हमारा, जो 10 साल बीता है, योग जो हमारे इंट्रोड्यूस हुआ, या 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हम लोगों ने घोषित किया पूरी दुनिया ने, विश्व मानवता है उसने, तो ये किस प्रकार से समाज को, देश को, स्व को किस प्रकार से चेंज कर रहा है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में योग दिवस की शुरुआत की थी जी, तो उस समय हमें भी पता नहीं था कि ये इतना आगे तक जाएगा। जब सामुदायिक योग की बात करते हैं, जब हम समाज में बैठ करके सारे वर्गों को साथ ला करके योग की बात करते हैं, तो एक एकता आती है उस पर, तारतम्यता आती है जी। हर वर्ग के, हर उम्र के लोग एक साथ बैठकर योग करते हैं, तो एक ताज उड़ता चला जाता है। हम अपने आप को भी जोड़ सकते हैं, समाज को भी जोड़ सकते हैं, धीरे धीरे हम अपने परिवार को भी जोड़ सकते हैं और एक दिन हम देश से खुद ही जुड़ जाएंगे। साथ में प्रियंका जी, आप एक चीज़ बताइए कि ये पूरे दुनिया भर में ये जो 10 साल का कार्यकाल बीता है, उसमें किस प्रकार से योग अपने को परिवर्तन किया है? प्रत्येक वर्ष योग सेलिब्रेट हुआ है तो कुछ ना कुछ थीम से या कुछ ना कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है जी। तो जैसे स्व की बात से शुरुआत करा गया था, तो योग सबसे पहले स्वयं को जानने के लिए ही होता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जब तक स्वयं को न जान पाएगा तो वो सामने भी अपने आसपास के लोगों को और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के रूप में कोई भी फैसला लेने के लिए
उतना गहराई से सोचने के लिए उतना सक्षम नहीं बन पाएगा। तो स्व विकास के लिए उसकी शारीरिक क्षमता को, मानसिक क्षमता को, बौद्धिक क्षमता को, इमोशनल पहलू को, और जो आध्यात्मिक पहलू है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आज हर यंगस्टर्स को के संस्कार में आना चाहिए, ढलना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इस प्रकार समृद्ध विकास होगा किसी एक व्यक्ति का, तब उसमें ये क्षमता आती है कि वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, घर गृहस्थी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल जगत हो या फिल्मी जगत हो या बड़े भी मुद्दे हो, सैनिकों की जगह हो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, यानी जीवन के विभिन्न आयामों में ऐसा कह सकते हैं कि योग विभिन्न आयामों में एक समग्र बुद्धि के साथ किसी भी फैसले को लेने में और उजागर करने में, किसी भी सही फैसले को उसको बढ़ाने में, मैनिफेस्ट करने में, स्व के साथ सबको जोड़ने में, सबका कल्याण के लिए, ऐसे हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। और 10 साल में जिन भी थीम पे जितने भी उद्देश्यों की पूर्ति हुई है, आज तक सभी सफल रहा है। ये तो सराहनीय है और काफ़ी रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, क्योंकि पहले से जितने स्ट्रेस लेवल या एंग्जाइटी लेवल या मेंटल ट्रॉमा से चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग रहे हैं, चाहे बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या महिलाएं जो ऑफिस में काम कर रही हैं, गृहिणियां हैं, या जो मेंस हैं वो लोग भी, चाहे सैनिक के जैसे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं देश की, चाहे किसी भी जगह में किसी भी उम्र के लोगों को हर पहलू में उनके जीवन के हर छोटे छोटे डेली लाइफ में भी यूजेस आ रहे हैं योग के, रोजमर्रे के काम तक में भी, छोटे से लेकर अगर हम लोग महत तत्व बड़े तत्व तक को बोले तो उसमें भी योग पूरा वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। और रागी, आप इस 10 साल में जो योग में परिवर्तन हुआ है वो कैसे आप देख रहे हैं? 10 सालों में सर योग लोगों तक पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है, परिवार तक पहुंचा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, जो अपने कामों में अपना कुशलता ले आए वही योगी है, भले वो आसन ना करता हो, वो अपने काम में अच्छे से हो। मतलब देखिए, हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, या पतंजलि का योग सूत्र ये कहता है, या बहुत सारे सिद्धांत भारत में वेद से लेकर के पुराणों तक में है, और वो पहले भी रहा है, आज भी है। लेकिन इस 10 साल में क्या बदला है? 10 साल कौन सा परिवर्तन आया है? योग के माध्यम से कैसा परिवर्तन आप जो देख रहे हैं वो आप जरा उसको बताइए। जी 10 सालों में योग जन जन तक तो पहुंचा ही है, देश विदेशों तक भी में पहुंच चुका है ये। जी हाँ, दूसरा बात है कि जब योग का शुरुआत हुआ था 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, उससे कहीं पहले से भी भारत में योग हम निरंतर करते आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2015 के बाद से इसे और आयाम दे दिया, एक नई सीढ़ी दे दी। इन 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वो सराहनीय है। कैसा परिवर्तन हुआ है? किस प्रकार आप देख रहे हैं उसको? कैसा परिवर्तन आप देख रहे हैं? अगर हम बच्चों की बात करें तो छोटे छोटे बच्चे भी योग करने लग गए हैं, जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, या फिर जो कॉरपोरेट जगत में है, कॉरपोरेट जगत ने भी योग को बहुत अच्छे से अपनाया है। लोग अपने उसके लिए एक योगा सेशन अटेंड करते हैं और अपने कामों में सुधार लाते हैं। अच्छा प्रियंका जी, आप बताइए, आप किस प्रकार इस परिवर्तन को देख रही हैं? आज हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी बहुत सारे बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में खुल चुके हैं। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल या अभी राज्य स्तरीय देखेंगे तो आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वहाँ भी योग और वेलनेस सेंटर काफ़ी खुल चुके हैं और बहुत लोग इंटरेस्ट से आते हैं योगा सीखने। और कुछ लोग गंभीर बीमारियों से भी आते हैं योगा सीखने, कुछ लोग अपने शरीर को फिट करने के लिए आते हैं योगा सीखने, कुछ लोग अपने पढ़ाई में ज़्यादा कुशाग्रता लाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए भी आते हैं योग सीखने। आप सिर्फ ये
हॉस्पिटल तक ही सीमित नहीं है, आजकल पर्सनल क्लासेस भी लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। पर्सनल क्लासेस के साथ आजकल हमारे अधिकारीगण भी योगा पर्सनल क्लासेस ले रहे हैं। और जितना आजकल जिम का क्रेज था उसमें उसके साथ साथ योगा का भी क्रेज लोगों में देखने आया है। बहुत अच्छी बात प्रियंका जी ने कही है कि 2015 से पहले जिम का क्रेज देखा जा रहा था, या मैदान में क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, उस प्रकार का क्रेज देखा जा रहा था अनुराग जी। और आज हम लोग देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा क्रेज तो हमारे तरफ नहीं, योग की तरफ नहीं आया है, बट बहुत सारा हमारे तरफ भी वो मुड़ाव हुआ है, उसका परिवर्तन हुआ है। साथ में खेल जगत में भी देखें तो बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। अभी तो ये नेशनल गेम्स तक पहुंचा है, आगे हो सके तो ओलंपिक्स में भी योग को जगह मिले, हाँ, इंट्रोड्यूस हो जाए जी। अच्छा अनुराग जी, एक बात बताइए कि 2015 में जो थीम था और आज जो थीम है, जैसे पिछले बार थीम था मतलब वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व में कुटुंब बनाना है, पूरे विश्व जो है हमारा कुटुंब है। तो उसके बाद जो फिर महिला है, महिला सशक्तिकरण का आया, फिर उसके बाद 100 और उसका, तो ये तीनों के तीनों थीम में आप कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार इसको परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं? स्व और स्व के लिए योग और समाज के लिए योग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने में सुधार नहीं लाएंगे समाज को कैसे सुधारेंगे। दूसरी बात है, जब हम अपने आप को सुधारेंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे, महिला जब अपने आप को एम्पावर करेंगी तो एक सशक्त समाज की भी स्थापना होगी। और जब सशक्त समाज की स्थापना होगी तो हमारा विश्व एक वैसे भी एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में वो उजागर होकर सामने आएगा। बिल्कुल ठीक बात कहा है। तो इस प्रकार से आप परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं जी। अच्छा प्रियंका जी, जब हम योग करने की बात करते हैं तो योग में ऐसा कोई है, ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई मतलब वो योग है जिसके माध्यम से संपूर्ण समाज में परिवर्तन होता दिखता हो आपको? योग के बहुत सारे पहलू हैं। जी बिल्कुल। हर उपनिषद में पढ़े या हर ग्रंथ में पढ़े अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटम लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को वहां तक पहुंचना है। रास्ते कई हैं। जैसे अगर हम लोग उपनिषदों की बात करें तो उसमें महायोग आता है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। और जैसे पतंजलि सूत्र की बात कर रहे थे या और भी ग्रंथ है जैसे हठ योग प्रदीपिका या घेरंड संहिता या हठ रत्नावली, जितने भी ये सारे ग्रंथ हैं अष्टांगिक योग मार्ग हमारे पहले भी हुए हैं। जैसे भगवान बौद्ध को माना गया है, जैन को माना गया है और कई षट दर्शन भी हैं भारत में। तो कुछ अलग अलग रास्ते भले बताते हैं, लक्ष्य एक बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग में हम लोग देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये पतंजली वाला जो है जी अष्टांग योग। हाँ। एक बार और आप बताइए क्या क्या है वो 8? पहला है यम है। जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, रूल रेगुलेशन के लिए हमारे आपके बीच के बात विचार कैसे होने चाहिए। ये अब देखिए, अब इसको कैसे हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे स्व और समाज के लिए है। तो यम बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्कूली बच्चों में जो बच्चे अभी 3 साल से ऊपर हो रहे हैं उनमें संस्कार के रूप में हम लोग यम अभी से डालना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी भावी पीढ़ी आएगी वो बिल्कुल अलग यम से वाकिफ होगी। यम से वाकिफ होगी। यम में आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का बात करते हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत ही और इसको बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये सारे वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा क्योंकि और भी यम इसके अंदर है। यम इन सबको समेटे हुए है। फिर दूसरा है नियम। ये और जो यम होता है वो आंतरिक शुद्धि, बाहरी शुद्धि दोनों के लिए होता है। जो नियम है उसमें हमारा देखें तो जो भी हम लोग कैसे सुबह उठते हैं, सुबह से उठ के हमारा क्या प्रोसेस रहता है, नियम मतलब अनुशासन, जीवन का अनुशासन। जी, जीवन के सुबह से उठने तक के रात के कार्यक्रम तक हम लोग क्या करें। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नियम में हम लोग शौच, फिर
कई प्रकार के जो भी नियम हैं। हाँ, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाधान, ये सब आते हैं। जब हम लोग रोज स्वाध्याय करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या चीज हम लोग सही कर रहे हैं, क्या चीज गलत कर रहे हैं, और क्या हम आंसर जानना चाहते हैं। क्योंकि इंसान के पास क्वेश्चंस वही आते हैं जिसका समाधान वो खुद कर सकता है। अगला स्टेप आता है आसन। आसन से शारीरिक सुदृढ़ता आती है, आसन से आरोग्यता आती है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उसकी व्याख्या है। ठीक है। भगवान शिव ने वैसे 84 लाख आसनों के बारे में बताया है, और जिसमें हर ग्रंथ में अलग अलग आसन दिए। किसी में 32 दिए गए हैं, किसी में 84 दिए गए हैं, किसी में 10 दिए गए हैं। लेकिन मेन जो आसन है वो प्रमुख 4 को बताया गया है: सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन और भद्रासन। जो कि सारे उम्र के लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक कर सकते हैं। इनको शिथिलात्मक या फिर हम लोग बोल सकते हैं ध्यानात्मक आसन बोलते हैं। इसके बाद आता है प्राणायाम। जी, प्राणायाम मतलब होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ब्रेथ। मतलब आपका जो सुषुम्ना है, इंगला पिंगला सुषुम्ना को, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। वैसे तो 78,000 और 3,50,000 नाड़ियां बताई गई हैं शरीर में। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाड़ियों की संख्या बताई गई है। तो इनकी शुद्धि के लिए और हम अपने प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए अष्ट कुंभक के बारे में बताया गया है अलग अलग ग्रंथों में। अधिकतर ग्रंथों में अष्ट कुंभक के बारे में बताया गया है, जैसे सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, इस टाइप के प्राणायाम आते हैं। तो प्राणायाम हमारे शरीर के वाइटल फोर्स को, वाइटल एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, ताकि हम किसी भी रोग से फाइट कर सके, हमारे अंदर का इम्यून स्ट्रांग हो सके, इम्यून कैपेसिटी जो है वो बिल्डअप हो सके। और हमारे शरीर में जितने नाड़ी संस्थान है या जितने अंग है, 11 जो भी सिस्टम है, जैसे हार्ट से रिलेटेड हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो गए, जैसे लंग्स से रिलेटेड हो गए, जितने भी संस्थान है, एंडोक्राइनल ग्लैंड हो गए, या बोन्स जितने हुए, स्केलेटन सिस्टम या मस्कुलर। प्राणायाम के बाद अब कौन सा आता है? प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। इसमें हम अपने इंद्रियों का निग्रह करते हैं। जैसे आजकल रोजमर्रा के जीवन में इतने एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं कि हम स्वयं के बारे में ही नहीं जान पाते हैं, नहीं सोच पाते, नहीं जान पाते। हाँ, न जानने की कोशिश करते हैं। तो जब स्वयं को नहीं जानेंगे तो बाहर ही खोए रहते हैं। तो स्वयं के अंदर जाने के लिए, इंट्रोवर्ट होने के लिए, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होने के लिए प्रत्याहार होता है जी। फिर अगला स्टेप धारणा है जी। धारणा एक तेल के जैसा है। जैसे हम अगर एक कटोरी या गिलास में तेल को धारावत गिराएं, तो उसी प्रकार जब हम लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं प्रत्याहार से, तो धारणा हमारे मस्तिष्क में बनते जाती है। धीरे इंट्रोवर्ट होते जाते हैं एक्सट्रोवर्ट से। यह धारणा हमारे आगे के अभ्यास के लिए, जैसे ध्यान और समाधि तो बहुत उच्च शब्द है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार करती है। एकाग्रता के लिए, हमें कोई भी फैसले लेने के लिए, किसी भी तरीके से, छोटे से छोटे, जैसे रोजमर्रा की लाइफ में आप छोटा सा काम से लेकर बड़े से फैसले लेने तक के लिए एक ये धारणा है। और अगला स्टेप फिर कौन सा है? अगला स्टेप आता है ध्यान का जी। ये धारणा में एक चित्त हो जाता है, एकाग्रता आ जाती है। धारणा में अभ्यास करते 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 हम ध्यान तक पहुंचते हैं, और ध्यान के बाद आती है समाधि जी। तो ये 8 स्टेप में पतंजलि ने पूरे योग की और व्याख्या की है। मतलब अनुराग जी, जैसे प्रियंका जी ने बताया, तो ये 8 स्टेप में समाज से लेकर के और व्यक्ति तक, और व्यक्ति में भी ऐसे व्यक्ति तक जो बिल्कुल मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म है जी। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, वह उसको आप कैसे होते हुए देखते हैं एज ए योग टीचर? क्योंकि आप तो सिखाते होंगे ना जी। पहला जो मैम ने बताया कि यम है, यम के नियम में सत्य, अहिंसा, इस तरह से 5 इसमें आप एक दो उदाहरण भी अपने मतलब शिष्यों का? सबसे बड़ा उदाहरण तो सर महात्मा गांधी जी हैं, जो सत्य को लेकर के और अहिंसा को लेकर के दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति लेके आ गए। वो बस योग के एक छोटा सा पार्ट्स को, एक अहिंसा शब्द को पकड़ के पूरा दुनिया हिला के रख दिए वो। तो इसी से पता चलता है कि योग में कितनी शक्ति है।
आपने कैसे अनुभव किया इसको? आप एज ए टीचर कैसे अनुभव करते हैं इसको? मैं एज ए टीचर इसे अनुभव करता हूँ कि जब मैं अपने, सबसे पहले तो इसको मैं खुद में अपने डालता हूँ। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अगर हम अपने स्टूडेंट के सामने झूठ बोलेंगे तो वो क्या सीखेंगे, वो फिर जाके समाज में क्या सिखलाएंगे। तो सबसे पहले सत्य, अहिंसा तो खुद में ही धारण करनी चाहिए। जो नियम के अंदर में शौच आती है, तो हमारे मानसिक में जो हमारे मन में जो गंदे विचार आते हैं उनको त्याग करना, वो भी एक शौच का ही एक प्रणाली है। उसके बाद आसन आता है। आसन क्या है कि अभी हम जितने भी योगी हैं जो योग करते हैं वो आसन को ही मेन योग समझ लेते हैं, जो ऐसा नहीं है। आसन एक स्टेप है। हमारा अंतिम जो अवस्था होता है वो समाधि का होता है। आसन में हम अपने शरीर को इस तरह से फ्लेक्सिबल करते हैं ताकि हम आराम से उसको बैठ करके लंबे ध्यान की साधना में जा सकें। अच्छा प्रियंका जी, अभी जो दौर चल रहा है, जिस दौर में हम लोग अभी बीत रहे हैं जी, उसमें क्या है कि कभी आपको ऐसा लगा कि आप जैसे 5 साल या 7 साल पहले जी, अभी का दौर देखते हुए कि भाई कहीं से टेलीफोन आया कि हाँ मुझे योग का टीचर चाहिए, जी, हाँ मुझे योग सीखना है, जी, तो ऐसा पहले तो नहीं होता था, अभी हो रहा है। जी। एक्चुअली जब 2014 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव, सराहनीय इनिशिएटिव की जैसे लिया, क्योंकि योग हमारा समग्र स्वास्थ्य है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पहले ही मैंने बताया, आध्यात्मिक तक, इमोशन तक में, इमोशन तक को प्रभावित करता है, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल तक में प्रभावित करता है। तो धीरे धीरे इसको कैसे डेवलप कर सके हम, इन्हीं मार्गों को लेकर, चाहे अष्टांगिक मार्ग ले, चाहे भक्ति योग ले, कर्म योग ले, ज्ञान योग ले, तो इसके थ्रू हम लोग कैसे अपने लाइफ अच्छा, ये भक्ति योग में भी, नवधा भक्ति में भी कहीं न कहीं नवधा भक्ति, इसमें भी योग है कहीं न कहीं, संपूर्ण योग है सर। भागवत गीता तो तीनों योग का समन्वय ही कहा गया है आज के युग में। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये नवधा भक्ति में भी योग है। नवधा भक्ति भी योग का ही पार्ट हुआ। अच्छा, एक्चुअली जीवन शैली ही योग है। अगर कोई इंसान अपने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जब कर ही लेता है तो बचता क्या है सर? जब यम और नियम से शुरुआत कर ही लिया है तो फिर वो तो समग्र हेल्थ को बना कर ही रखता है। अच्छा, आप तो इस कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तो ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकती हैं कि जो थोड़ा सा बिगड़ैल लड़का हुआ होगा या कोई लड़की होगी और आपके संपर्क में योग के क्लास में या योग के माध्यम से उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला होगा? जी, अब नाम नहीं बताइए, बट ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकती हैं? जी, जैसे जब ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आते हैं तो वो चारों ओर से भरे रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन्स रहता है और बहुत उदंड सच में रहते हैं। सभी को तो नहीं कहूँगी, बट बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य रहता नहीं है और सब सोचकर यही आते हैं कि अच्छा योग है, थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाएगा, ऐसा सोचकर आ जाते हैं। बट जब हम टीचर को परेशान भी करना है जी हाँ। लेकिन जब धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर उनको इस अनुशासन में यम, नियम, क्लींजिंग प्रोसेस के षटकर्मास भी होते हैं, शरीर की इंटरनल क्लींजिंग होती है, विधिवत उनको इस रूल रेगुलेशंस में ढाला जाता है। इन भागवत गीता का हर रोज पाठ किया जाता है। अच्छा, तो हमारी जो ब्रेन की वो भागवत गीता का पाठ भी होता है? जी, अच्छा। और षटकर्म क्रियास भी होते हैं प्रतिदिन। तो हमारी जो मानसिक चेतना होती है, जो ब्रेन वेव्स होते हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में वो लोग जब भी आए तो उनका ब्रेन वेव्स बीटा वेव्स में चल रहा है, बहुत हाई वेव्स है। लेकिन धीरे धीरे जैसे सेमेस्टर चेंज होता है, वो लोग हमें देखते हैं, सीखते हैं अपने शिक्षकगण को, एक दूसरे का बात, वो परिवर्तन उनके मानसिक स्थिति से होने लगता है, तो वो हमारे शरीर पे परिलक्षित होते हैं, उनके बात में, उनके विचारों में परिवर्तन दिखता है, बौद्धिक क्षमताओं में बहुत परिवर्तन हो जाता है। अनुराग जी, आपके कोई शिष्य ऐसे परिवर्तन दिखे हों जो बहुत बिगड़ैल हो और बदल गया? सर, मैं बहुत पीछे तो नहीं जाऊंगा, आज का ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं सुबह ही एक सेशन ले रहा था जिसमें कुछ कॉलेज के बच्चे
योग कर रहे थे और पीछे से कुछ हुटिंग भी कर रहे थे। हम्म। लेकिन जब 45 मिनट्स का जब सेशन ख़त्म हुआ तो बहुत ही वो शांत और बहुत ही तारीफ करते हुए वो हॉल से निकले बाहर। तो ये योग का डायरेक्ट प्रभाव जी, देखने को जी, मिला। जी। कोई संदेश देना चाहेंगे अनुराग जी आप? योग करें, निरोग रहें। योग करें और निरोग रहें। प्रियंका जी आप कोई संदेश देना हमेशा सकारात्मक रहे और कर्म करते रहें सही दिशा में। ईश्वर हमेशा साथ देते हैं कर्म करने वालों की। तो कर्म करें, सकारात्मक रहें और योग के माध्यम से स्व को बदलें, जी। समाज समाज को को बदलें। जी। साथ ही साथ जो समाज में जो विकृति है, समाज में जो कई प्रकार के भ्रम हैं, उस सबको दूर करने का प्रयास करें। ये तमाम चीज़ें योग के माध्यम से संभव है। और आज जितने भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उस समस्या के कहीं न कहीं समाधान योग में निहित है। ऐसे तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप दोनों महानुभाव विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम धन्यवाद। आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।